गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 8 है, इससे पहले हम 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा है कि बिजनेस की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो आज भी हम एक नई फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो उन फॉर्म्स में जो कमी रह गई थी, इन कमियों को पूरा करने के लिए एक फॉर्म और बनाई गई, जिसका नाम है कंपनी। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? कंपनी से आप क्या समझते हो? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएट की जाती है लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा। हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन, जिसकी एक अलग ही एंटिटी है जो अपने ओनर से अलग है। ठीक है, अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि मेंबर्स इसमें आते रहते हैं, मेंबर्स यहाँ से जाते रहते हैं, लेकिन ये अपनी तरीके से चलती रहती है, ये बंद नहीं होती है। ठीक है, एंड कॉमन सील, और जो ये ट्रांजेक्शन करती है उसके लिए ये किसी पे साइन नहीं करती है, इसकी एक कॉमन सील होती है, इसकी एक स्टैंप होती है, जिससे ये सभी ट्रांजेक्शन करती है, कोई भी डीलिंग करती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि इसके कुछ फीचर्स भी हमारे ध्यान में आ गए हैं कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। वो क्यों कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सन? क्योंकि इसको जन्म देने वाले कोई माँ बाप नहीं होते हैं इंसान की तरह। इसका जो जन्म होता है वो किसके द्वारा होता है? कानून के द्वारा इसका जन्म होता है। ठीक है, इसकी जो सेपरेट लीगल एंटिटी है कि ये अपने ओनर से अलग है। जो ओनर है, जो मालिक है, वो अपने अकाउंट्स अलग प्रिपेयर करेगा, और जो कंपनी है वो अपनी ट्रांजेक्शन्स अलग रिकॉर्ड करेंगी। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, एक जो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंटिन्यूटी, कि ये लगातार चलती रहती है, चाहे कोई भी आए चाहे कोई भी जाए कंपनी से। एंड कॉमन सील, और इसकी एक कॉमन सील होती है जिसकी हेल्प से क्या होता है कि ये बिजनेस कर सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, फिर हम आते हैं इसके फीचर्स पे। तो फीचर्स ऑफ कंपनी, की कंपनी के फीचर्स क्या क्या हैं? तो फर्स्ट फीचर है इसका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कि ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। लीगल क्यों है? क्योंकि इसका जो जन्म है वो कानून के द्वारा हुआ है। और आर्टिफिशियल क्यों है? क्योंकि इसको जन्म देने वाला कानून है, कोई माँ बाप इसके नहीं है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहा गया है। पर्सन इसलिए कहा गया है कि ये इंसानों की तरह सारे काम करती है, कि ये अपनी बिजनेस के लिए एसेट्स को खरीद सकती है, बेच सकती है। ठीक है, किसी पर केस कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारे काम है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होते हैं वो भी कर सकती है। तो इसलिए इसको पर्सन कहा गया है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहा गया है। नेक्स्ट है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी, की जो इसकी लीगल एंटिटी है वो सेपरेट है, किससे? इसके मालिक से। तो इसका जो मालिक है, इसके जो ओनर हैं, उनका अकाउंट्स अलग प्रिपेयर होता है, और जो इसके मतलब कंपनीज के अकाउंट्स है वो अलग प्रिपेयर होते हैं। इन दोनों को बिल्कुल अलग रखा गया है। ठीक है, अगर मान लिया कंपनी पर केस हो जाता है तो वो कंपनी पर ही माना जाएगा, इसके मालिक पर नहीं माना जाएगा। ठीक है, या फिर मालिक पर हो जाता है तो वो सिर्फ मालिक पर माना जाएगा, कंपनीज पर नहीं माना जाएगा। थर्ड है इसका परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि जो मेंबर्स हैं वो इसमें एंटर करते रहते हैं, नए नए मेंबर आते रहते हैं, और कुछ मेंबर्स इस जो यहाँ नहीं रहना चाहते हैं कंपनी में, वो जाते भी रहते हैं। ठीक है, तो इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मेंबर्स आते रहें या जाते रहें, ये ऐसे ही चलती रहेगी, ये बंद नहीं होगी। नेक्स्ट है इसका लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि जो मेंबर्स इसमें पैसा लगा रहे हैं, जो शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा रहे हैं, उनकी जो लायबिलिटी है वो क्या होगी? लिमिटेड होगी। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी पर कर्जा हो जाता है और वो कर्जा नहीं उतारा जाता है, तो वो सिर्फ अपने शेयर्स की वैल्यू तक ही लिमिटेड है, जितना पैसा उन्होंने लगा रखा है सिर्फ वहां तक ही वो लिमिटेड है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज नहीं बिकती हैं। नेक्स्ट है आपका कॉमन सील। इसके पास एक कॉमन सील होती है जिसकी हेल्प से ये कोई भी ट्रांजेक्शन करती है, कोई भी डीलिंग करती है। अब कॉमन सील जो है वो इसके सिग्नेचर का काम करती है। ठीक है, एक स्टैंप होती है, हर कंपनी की अलग स्टैंप होती है, जिसकी हेल्प से वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोई भी एग्रीमेंट करती है। ठीक है, इसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इसकी जो ओनरशिप है और जो इसकी मैनेजमेंट है वो दोनों ही अलग है, मतलब कि जो इसमें पैसा लगा रहा है और जो कंपनी को चला रहा है वो दोनों ही अलग है। ठीक है,
तो जो मैनेजर्स हैं वो कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, ओनर सिर्फ पैसा लगा रहा है उसमें, लेकिन जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो कौन देख रहा है, मैनेजर्स देख रहे हैं। तो मैनेजर्स हायर किए जाते हैं, बाहर से बुलाए जाते हैं जो अच्छे मैनेजर्स हैं उनको, ताकि उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो कैपेबिलिटी है वो हमारी कंपनी के काम आ सके। ठीक है, तो इसमें जो ओनर है, जो पैसा लगाने वाला है वो अलग है और कंपनी को चलाने वाला है वो अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिस्क बियरिंग। बहुत ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ता है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल लगती है। जहाँ पे पैसा ज़्यादा लगेगा, पूंजी ज़्यादा लगेगी, तो जो रिस्क है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैंने बताया था कि आपको एक रिस्क का चैप्टर कराया गया था, उसमें बताया गया है कि जितना ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा उतने ज़्यादा हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। जितनी कैपिटल लग रही है उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, हमारा जो रिस्क है वो बढ़ते चले जाएंगे। फिर है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस ऑफ पर्सन। इनकॉर्पोरेटेड मतलब जो कंपनी है वो क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन से मिलके ही बनी है। ठीक है, इसका जो कोई मेंबर बन रहा है वो एक इंडिविजुअल बन सकता है, कोई कंपनी का मेंबर नहीं बन रही है। ठीक है, तो लोगों को इकट्ठा करके मिला करके एक एसोसिएशन बनाया गया है जिसको इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के नाम से जाना जा रहा है। तो यहाँ से हमें जो कंपनी की हमने जो ये डेफिनेशन पढ़ी थी, जो एक मीनिंग पढ़ा था, इससे ही हमें ये सारे फीचर्स मिल गए हैं। ठीक है, तो इसके फीचर्स को ध्यान में रख के ही अब हमें इसके आगे एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उनको क्या करना है, देखना है। आइए देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंपनी, की कंपनी के एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट है आपका लिमिटेड लायबिलिटी, कि इसमें पहला ही अच्छी चीज़ ये है कि लिमिटेड लायबिलिटी है। जैसे हमने देखा था कि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी पार्टनरशिप में। ठीक है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कंपनी बनाई गई कि लिमिटेड लायबिलिटी है। इसमें जो भी मेंबर्स हैं वो क्या है कि अगर कंपनी पे कर्जा हो भी जाता है तो वो अपने शेयर्स की वैल्यू तक ही लिमिटेड है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बिकती है। ये चीज़ उनको बर्डन फ्री करती है, उन पे इस चीज़ का बर्डन नहीं है कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बिक जाएगी इसलिए हम कंपनी में पैसा ना लगाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो नहीं बिकेंगी। ठीक है, फिर है शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी। अब एक चीज़ समझिए कि जो कंपनी है, कंपनी के पास इतना सारा पैसा कैसे आएगा, भाई उसको तो बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। तो जो भी मेंबर्स हैं उसके मेंबर्स ऐसे ही बनाए जाते हैं कि वो जो कंपनी है वो अपने शेयर्स दे देती है और बदले में उन मेंबर से उतना पैसा ले लेती है। मान लिया कि एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, अगर उसने किसी मेंबर को 10 शेयर भी दे दिए तो उससे 1000 रुपये तो ले लेगी और 10 शेयर्स जो हैं वो दे देंगी। एक पेपर की तरह ही होते हैं शेयर्स। अब तो वैसे भी ऑनलाइन मिलते हैं शेयर्स, पेपर वैल्यू नहीं होती है उनकी पेपर की। ठीक है, तो अब शेयर्स के बदले में कंपनी ने जो पैसा इकट्ठा किया है, ठीक है, अब जो शेयर्स उन मेंबर्स को मिले हैं तो वो अपने शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को भी दे सकते हैं। अब जिसके पास वो शेयर्स रहेंगे वही उसका मेंबर रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी हमें मिल जाती है जो कि पार्टनरशिप में हमें नहीं मिलती थी। थर्ड है आपका कंटिन्यूटी। अब हमने डिस्कस किया था कि चाहे मेंबर आते रहें चाहे मेंबर जाते रहें, जो इसकी कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी, जो कंपनी है वो एज इट इज़ चलती ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कि जो स्कोप है ग्रोथ और एक्सपेंशन का, कि हम कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर भी ले जा सकते हैं। अब हमने पढ़ा था सोल ट्रेड या पार्टनरशिप, हम उनको इंटरनेशनल लेवल पे नहीं ले जा सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं थी, इतने रिसोर्सेज नहीं थे। अब हमारे पास इतनी कैपिटल आ गई है, रिसोर्सेज आ गई हैं, तो हम एक कंपनी सेटअप करते हैं, हमारे पास मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उस कंपनी को सेटअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक इंटरनेशनल लेवल चाहिए होता है। अब उस इंटरनेशनल लेवल के लिए हमें ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहिए होता है, जो कि किस में पॉसिबल होता है, सिर्फ कंपनी में ही पॉसिबल हो सकता है। इसलिए हम इसका बता सकते हैं कि एक वाइड स्कोप होता है किसके रिगार्डिंग, एक पार्टनरशिप और सोल ट्रेड से अगर हम रिलेट करके देखें तो कंपनी एक बड़े लेवल पे काम कर सकती है। तो अगर हम देखें कि हमें अपने बिजनेस को इंटरनेशनली लेके जाना है तो हमें सोल ट्रेड या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या फिर पार्टनरशिप की बजाय क्या सेटअप करना चाहिए, एक कंपनी सेटअप करनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमने देखा कि पार्टनरशिप में या सोल ट्रेड में तो क्या होता था, वही बंदा मैनेजमेंट भी कर रहा है। ठीक है, एक ही बंदा है, वही मैनेजमेंट कर रहा है, वही पैसा लगा रहा है। ठीक है, सारे डिसीजंस वो ले रहा है।
और पार्टनरशिप में भी हमने देखा कि जो पार्टनर्स हैं उन्हीं में से ही क्या बन जाते हैं, मेंबर्स बन जाते हैं, या जो मैनेजमेंट जो कर रहे हैं वही क्या मैनेजमेंट में आ जाते हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वही लोग आ जाते हैं। लेकिन कंपनी में क्या होता है कि जो बीओडी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो ओनर तो रहते ही हैं, उनमें बाहर के बंदे भी बुलाए जाते हैं। ठीक है, जो मैनेजर है वो बाहर से हायर किए जाते हैं, जिनकी अच्छी क्वालिफिकेशंस है, जिनकी अच्छी एजुकेशंस हैं, उन बंदों को हायर किया जाता है ताकि हम क्या करें, कंपनी में अच्छी मैनेजमेंट, एक एफिशिएंट मैनेजमेंट को ला सकें। तो इसलिए जो ओनर हैं वो अलग होते हैं और मैनेजमेंट बॉडी उनकी अलग होती है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब हमने इसके एडवांटेजेस पढ़ लिए हैं, अब हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी, तो फर्स्ट है डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा झंझट है एक कंपनी को सेट करने में। जैसा कि सोल ट्रेड या पार्टनरशिप इजीली हम सेटअप कर सकते हैं, ऐसा हम कंपनी आसानी से सेटअप नहीं कर सकते। इसके फॉर्मेशन के लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, हमें प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ेंगे, ठीक है, हमें जो शेयर्स हैं वो इन्वाइट करने पड़ेंगे पब्लिक को, कि पब्लिक आए और हमारे शेयर्स को ले। फिर सब्सक्रिप्शन अमाउंट अगर हमारे पास है उतनी तो हम कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, वरना हम कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। और उसकी जो रिपोर्ट है फिर रजिस्ट्रार के पास जमा करानी होती है। इसलिए हमें जो कंपनी को सेटअप करने में प्रॉब्लम आती है वो बाकी किसी फॉर्म्स में नहीं आती हैं। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ सीक्रेसी, कि इसमें जो सीक्रेट्स हैं वो आपके बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पार्टनरशिप है उसमें भी कम बंदे होते हैं, सोल ट्रेड में एक ही होता है, इसलिए उनके जो सीक्रेट्स हैं उनके पास ही रहते हैं। लेकिन जो एक कंपनी है उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स आते जाते रहते हैं, इसलिए माना जाता है कि जो एक मेंबर है वो अगर किसी दूसरी कंपनी में चला गया और उनके मेंबर्स को हमारे सीक्रेट्स बता दिए तो हमारे जो सीक्रेट्स हैं वो डिस्क्लोज होते चले जाएंगे और जो हमारी कंपनी है वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी जिस तरीके से हम चाह रहे थे। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन में क्या आता है, मोटिवेशन का हमें कब मिलता है, मोटिवेशन हमें तब मिलता है कि जितना पैसा हम लगा रहे हैं, अगर हम खुद पूरा काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी सारा हमारी ही झोली में आना चाहिए। लेकिन कंपनी में क्या है कि मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो मेहनत नहीं कर रहे उनकी झोली में भी प्रॉफिट जा रहा है, तो सारा प्रॉफिट हमारे पास नहीं आया, जो हमने कमाया वो क्या हो जाता है, बट जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मोटिवेशन की कमी पाई जाती है। जब मोटिवेशन की कमी पाई जाती है तो किसी भी इंसान का काम करने का मन उस कंपनी में नहीं करता है। ठीक है, वो नहीं चाहता ऐसा कि एक बंदा कमाए और वो सारों में बट जाए, वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा, इसलिए मोटिवेशन की कमी पाई जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा है। गवर्नमेंट टाइम टाइम पर देखती रहती है कि जो कंपनी है वो अपने रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो अगर उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो नहीं किया है तो भी कंपनी पर केस किया जा सकता है, या फिर वहां पे चाइल्ड लेबर लगी हुई है तो भी कंपनी पर केस किया जा सकता है। तो ऐसे कंपनीज को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक बड़े लेवल पे है, उसको उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बताया गया है या फिर जो उसके द्वारा कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है। नेक्स्ट आपका आता है डिले इन डिसीजंस। जब एक व्यक्ति होता है तो वो अपने जो डिसीजंस है वो आसानी से और जल्दी ले सकता है, लेकिन जहाँ पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे डिसीजंस बहुत ही मुश्किल से लिए जाते हैं। मान लिया कोई एक बंदा राजी है उस डिसीजन के लिए, दूसरा बंदा नहीं राजी है, तो इसलिए डिसीजंस में डिले होना संभव है। नेक्स्ट हम आते हैं कन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स। जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनमें कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, उनमें लड़ाई झगड़े होने की संभावना रहती है, जिसका पूरा पूरा असर कंपनीज पर पड़ता है, कंपनीज के शेयर्स पे पड़ता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। आपने कंपनी के बारे में भी देख लिया है, पार्टनरशिप के बारे में भी देख लिया है, तो अब हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट डिफरेंस इज एक्ट। तो एक्ट क्या है कि कंपनी
का जो एक्ट है इट इज़ कंट्रोल अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनीज एक्ट है वो 2013 है। तो ये किस जो जितनी भी कंपनीज हैं वो किसके अंडर कंट्रोल की जाती है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर कंट्रोल की जाती है। देखिए इसका जो एक्ट था वो 1956 से था, लेकिन 2013 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए जिससे कि ये एक्ट जो है वो पूरा चेंज हो गया है, जिसका नाम अब बदल कर क्या रख दिया गया है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। और जो पार्टनरशिप है उसको कंट्रोल किया जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर। नेक्स्ट हम आते हैं फॉर्मेशन की। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जो कंपनी है वो एस्टेब्लिश की जाती है अंडर लॉ के अंडर, कानून द्वारा निर्मित की जाती है। लेकिन जो एक पार्टनरशिप है इज एस्टेब्लिश बाय अ कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पार्टनर्स। उनमें पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे उसको फॉर्मेशन दी जा सकती है। नेक्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज असेंशियल, कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो करा सकते हो, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ मेंबर्स। तो पब्लिक जो कंपनी होती है वो दो तरीके की होती है, एक पब्लिक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी। तो जो पब्लिक कंपनी है जिसको आप सरकारी कंपनी भी बोलते हो, तो पब्लिक कंपनी में कम से कम तो 7 मेंबर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर 200 मेंबर्स होने चाहिए। और दूसरी तरफ अगर देखें पार्टनरशिप में तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम हमें 50 मेंबर्स चाहिए होते हैं। ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट पे आते हैं लायबिलिटी। तो जो कंपनी है इसमें लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। और पार्टनरशिप में क्या होता है, जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड मानी जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं सेपरेट एंटिटी। तो सेपरेट एंटिटी में क्या है कि कंपनी इज अ लीगली क्रिएटेड आर्टिफिशियल पर्सन। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी जो है वो कानून के द्वारा क्रिएटेड है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है हुज एग्जिस्टेंस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स या शेयर होल्डर्स। उसका जो एग्जिस्टेंस है वो अलग है, सेपरेट है अपने ओनर्स से। दूसरी तरफ देखें पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जो कि अपने मेंबर से अलग नहीं है। तो जो पार्टनरशिप है उसमें क्या है कि उसके जो मेंबर्स हैं और जो पार्टनरशिप फर्म है उनको अलग नहीं माना जाता है, उनको एक ही माना जाता है। ठीक है। तो अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म एक ही हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो हमारी जो कंपनी है वो दो तरीके की होती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी मतलब सरकारी कंपनी और दूसरी है हमारे पास प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी। तो इनके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि फर्स्ट डिफरेंस हम लेते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स, कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है मेंबर्स की। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेम। इट इज़ असेंशियल टू ऐड द वर्ड लिमिटेड आफ्टर द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी। किसी भी पब्लिक कंपनी का अगर नाम है तो उसके पीछे लिमिटेड लगा होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अगर कोई XY नाम की पब्लिक कंपनी है तो XY लिमिटेड लगा होना चाहिए। ठीक है। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी है इट इज नेसेसरी टू ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर द नेम ऑफ द प्राइवेट कंपनी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के पीछे क्या लगा होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड लगा होना चाहिए। ठीक है। नंबर 3 है आपका नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, ज़रूरी है। और जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए। 4th है आपका इन्विटेशन टू पब्लिक। जो कंपनी शेयर इशू करती है वो पब्लिक कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर्स लेने के लिए, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने शेयर्स को पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर्स लेने के लिए। वो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को या किसी कंपनी को, किसी इंस्टीट्यूशंस को अपने शेयर दे सकती है, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर्स लेने के लिए। 5th है आपका ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो जो पब्लिक कंपनी है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई प्रतिबाधा नहीं है इस चीज़ की कि वो अपने शेयर्स को ना दे। ठीक है, तो वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। नेक्स्ट है आपका इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो एक पब्लिक कंपनी है
उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, इट इज़ असेंशियल टू इशू स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इन द एब्सेंस ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड सेंड इट टू द रजिस्ट्रार। तो इसका मतलब है कि जो एक पब्लिक कंपनी है उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है तो उसको इशू करना पड़ता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस नाम का एक प्रोस्पेक्टस होता है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, वो इशू करना पड़ता है, वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराना होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी को इन दोनों में से कोई भी सबमिट नहीं कराना होता, उसको कोई प्रोस्पेक्टस या फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम आते हैं किस पे, स्टैच्यूटरी मीटिंग पे। तो जो एक पब्लिक कंपनी है उसको ज़रूरी है कि एक स्टैच्यूटरी मीटिंग रखे वो, ठीक है, उसको ज़रूरी है कि एक वैधानिक मीटिंग या फिर स्टैच्यूटरी मीटिंग अनाउंस करना ज़रूरी है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो स्टैच्यूटरी मीटिंग बुलाए। नेक्स्ट पॉइंट है राइट ऑफ गिविंग लोन टू डायरेक्टर्स, कि जब हम डायरेक्टर्स को लोन देने की बात करते हैं तो जो पब्लिक कंपनी है उसके बारे में लिखा है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव लोन्स टू द डायरेक्टर्स, कि अगर उसको डायरेक्टर्स को लोन देना है पब्लिक कंपनी को तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। लेकिन इसमें प्राइवेट कंपनी में क्या है कि कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बिना अप्रूवल लेकर ही क्या कर सकते हैं, उनको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं डायरेक्टर्स को। 9th है आपका इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। तो इसमें लिखा है इफ़ द नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सीड्स 50, अगर पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स 50 से ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें एक इंडेक्स बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, एक इंडेक्स प्रिपेयर किया जाएगा मेंबर्स का। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या है, किसी भी तरीके की इंडेक्स की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी चाहिए, 5 लाख रुपीज़ चाहिए, और प्राइवेट कंपनी में हमें 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब है कि हम पब्लिक कंपनी में 5 लाख रुपए जब तक ना हो जब तक हम पब्लिक कंपनी सेटअप नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या है कि 1 लाख रुपए से ही हम जो प्राइवेट कंपनी है वो सेटअप कर सकते हैं। सो गाइज, आज की क्लास यहाँ तक ही। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉर्म है वो समझ आई होगी। तो देखते रहिए, इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको ये क्लास कैसी लगी, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें फीडबैक मिलता रहे, हम आपके लिए और भी अच्छी सर्विसेज ला सकें। सो थैंक यू गाइज, लाइक करना ना भूलें।